नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 के इस चैप्टर का आद्योपांत अध्ययन करने वाले हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप पाइएगा कि ये चैप्टर, ये पाठ आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गया है। इसमें शब्दार्थ, सार, इससे जुड़ी बहुत सारी बातें, प्रश्नोत्तर का अभ्यास सब कवर किया जाएगा। आप आ गए हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ हम धर्मवीर भारती जी की एक संस्मरण आधारित कहानी काले मेघा पानी दे पाठ का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। काले मेघा पानी दे इस पाठ का उद्देश्य लर्निंग आउटकम्स। इस पाठ को पढ़ने के उपरांत हम इन बिंदुओं से परिचित हो सकेंगे। सबसे पहले धार्मिक विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण। देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, विरोध में है। धर्म जो मानता है, विज्ञान उसे मानने से इनकार करता है, या विज्ञान के जो बातें होती हैं धर्म उस पर विश्वास नहीं करता। इस कहानी में हम लोग साइंस एंड रिलीजियन इन ए चेंजिंग वर्ल्ड, इस दृष्टि से इस पाठ को हम लोग समझेंगे। इंदर सेना और मेंढक मंडली का जिक्र। वास्तव में इंदर सेना जो है उसे ही कुछ लोग मेंढक मंडली के नाम से पुकारते हैं। धर्म पर जो विश्वास रखते हैं, लोक प्रथा पर जो विश्वास रखते हैं, धार्मिक कर्म कांडों पर जो विश्वास रखते हैं, वो इस टोली को इंदर सेना कहते हैं। और जो विज्ञान या जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस टोली को मेंढक मंडली कहते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है, हम लोग अगले सेक्शंस में इसका जिक्र करेंगे। गांव की दयनीय स्थिति का सजीव चित्रण। भारत गांव का देश है और 70% आबादी अभी भी गांव में रहती है। इस लिहाज से देखा जाए तो गांव उतने डेवलप, उतने विकसित नहीं हैं। और ये तो लगभग आज से 50-60 साल पहले की बात है। तो उस समय गांव की स्थिति ज़्यादा ही शोचनीय थी, दयनीय थी। और इस कहानी में हम लोग गांव के दयनीय स्थिति का सजीव चित्रण देखेंगे। जल संरक्षण की प्रक्रिया पर जोर। जल संरक्षण की प्रक्रिया पर कैसे विचार किया जाए, जल संरक्षण की प्रक्रिया को कैसे मजबूत बनाया जाए, इस पर भी हमारा ध्यान आकर्षित करता है। अधिकारों और कर्तव्यों का सही ज्ञान। वास्तव में ये होता है कि हम लोग केवल अपने अधिकारों की बातें करते हैं। दिस इज आवर राइट, आई मस्ट गेट इट, ये मेरा अधिकार है। लेकिन अधिकारों के बगल में ही कर्तव्य भी रहते हैं, ड्यूटीज भी रहते हैं, जिसका निर्वहन हम लोग सही से नहीं करते। इस पाठ में हम लोग अधिकारों के बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी सचेत होते हैं। लेखक परिचय। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक का नाम है धर्मवीर भारती। इनका जन्म 1926 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका निधन 1997 में हुआ। इन्हें पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं अन्य कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें कनुप्रिया, गुनाहों के देवता आदि बहुत ही मशहूर हैं। पात्र परिचय। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो और कोई नहीं बल्कि लेखक है। और लेखक अपने बचपन के दिनों को इस संस्मरण में उल्लेखित करते हैं। बचपन की फोटो यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाई है, इसीलिए इनकी व्यस्क फोटो ही यहाँ पर लगाई गई है। लेकिन ये जब बचपन के अवस्था में थे, युवा थे, किशोर थे, उस समय की ही ये कहानी होगी। और उस समय के जो इनके अनुभव थे उन्होंने लगभग 50-60 साल के बाद उन्हें शब्दांकित किया और संस्मरण का रूप दिया। कहानी के मुख्य पात्र इनमें आर्य समाजी संस्कार थे। आर्य समाजी संस्कार कहने का मतलब है ये आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों को बहुत मानते थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसके उपमंत्री थे। अर्थात जब ये अपने किशोरावस्था में थे या युवावस्था में थे, उस समय ये आर्य समाजी संस्कार से दीक्षित हो चुके थे और कुमार सुधार सभा के उपमंत्री भी रहे थे। और इन्हें अपनी जीजी से बहुत स्नेह था। इनकी जीजी इस संस्मरण की दूसरी पात्र, ये धार्मिक प्रवृत्ति की महिला हैं। अपने बेटे और बहू से ज्यादा लेखक से स्नेह करती थी। सारे पुण्य के काम लेखक के हाथों ही से ही करवाती थी ताकि उसे ही सारा पुण्य प्राप्त हो। जीजी अर्थात बड़ी बहन को जीजी कहते हैं और जीजी लेखक से बड़ा स्नेह करती थी। लेखक भी अपनी जीजी से बड़ा स्नेह करता था। इसमें एक और पात्र है। वास्तव में ये पात्र सामूहिक पात्र के रूप में गिना जाएगा और ये है इंदर सेना। ये इंदर सेना क्या है, इस पर विचार करते हैं। 10-12 बरस से
16-18 बरस के लड़के सांवला नंगा बदन सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ एक लंगोटी घर घर जाकर पानी की मांग करते थे। आषाढ़ का महीना आ जाता था, आकाश में बादलों का नामो निशान नहीं होता था, खेत सूख कर पत्थर बन रहे थे, बैल भैंस जितने भी मवेशी थे वो सब प्यास से त्राही त्राही कर रहे थे। ऐसे कंडीशन में ये इंद्र सेना निकलती है और अपने आप को इंद्र देवता अर्थात जो बारिश के देवता हैं उनका दूत कहती है और घर घर जाकर पानी की मांग करती है। पाठ का सार। अभी मैं पाठ का सार पढ़ने वाला हूँ। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मेरे द्वारा पढ़े गए पाठ के सार को ध्यान से सुनिए। कहीं पर भी अगर आपको कोई संशय होता है तो आप वीडियो को पॉज करके उस लिखित मटेरियल को देख लीजिए ताकि ये पाठ का सार आपके जहन में बहुत अच्छे से बैठ जाए। और एक बार अगर ये पाठ का सार आपके जहन में अच्छे से बैठ गया तो इस पाठ के प्रश्नोत्तर लिखना या प्रश्नोत्तर के जवाब देना आपके लिए आम बात हो जाएगी। धर्मवीर भारती जी का प्रसिद्ध संस्मरण। संस्मरण कहने का मतलब हुआ मेमोरी के आधार पर, यादों के आधार पर, स्मृति के आधार पर जो कथा लिखी जाती है उसे हम लोग कहते हैं संस्मरण। धर्मवीर भारती जी का प्रसिद्ध संस्मरण आधारित कथा काले मेघा पानी दे एक तरफ लोक प्रचलित विश्वास है तो दूसरी तरफ या दूसरी ओर विज्ञान पर भरोसा करने वाले पढ़े लिखे लोगों का समूह। इन दोनों दलों के बीच लेखक और उनकी जीजी के माध्यम से जो तर्क वितर्क होता है उसका बड़ा ही सुंदर चित्रण इस पाठ में किया गया है। पाठ के अंत तक विज्ञान हारा हुआ नजर आने लगता है और धार्मिक विश्वास जीतता हुआ, क्योंकि लेखक अपनी जीजी की बातों और विचारों के सामने निरुत्तर हो जाते हैं। कथा का लघु रूप कुछ इस प्रकार है। आषाढ़ के 15 दिन बीत जाने के बाद भी जब खेती बाड़ी और अन्य प्रयोगों के लिए पानी का अभाव हो जाता है और बारिश होने का नाम ही नहीं लेती है तो ऐसे में ग्रामीण जीवन अस्त व्यस्त और चुनौतियों भरा हो जाता है। उन चुनौतियों का सामना विज्ञान अपने तरीके से, धर्म अपने तरीके से करने पर उतारू हो जाता है। आकाश में बादल का ना होना, सूखे कुएं, नदियों का जल स्तर घटना, नलों से पानी का ना आना, खेतों की मिट्टी का सूख कर पपड़ी और पत्थर में तब्दील होना, मवेशियों को भी बिन पानी रहने पर मजबूर होना हृदय विदारक होता है। ऐसे में जब लोग सब प्रकार के पूजा पाठ और कथा विधान करके हार जाते हैं तो अंतिम उपाय के रूप में निकलती है इंद्र सेना। इंद्र सेना 10 से 16 बरस के बच्चों और किशोरों की टोली थी। वे सिर्फ एक लंगोट पहनकर घर घर गंगा मैया की जय का जयकारा लगाते और ये खेल गीत गाते थे। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये एक खेल गीत है और इस खेल गीत में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जो ये बताते हैं कि ये आंचलिक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आंचलिक अर्थात रूरल शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो खेल गीत था वो किसी गांव से जुड़ा हुआ था। इस प्रकार उछलते कूदते द्वार द्वार पर पानी मांगते और पानी की भारी कमी होने पर भी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग सहेज कर रखे पानी को इस टोली पर फेंकते और इन्हें सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोटपोट होकर कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। लेखक भी उस समय किशोरावस्था में ही था। किशोरावस्था अर्थात टीनेजर। वे आर्य समाजी संस्कारी से शिक्षित और कुमार सुधार सभा का उपमंत्री होने के कारण इन रीति रिवाजों का विरोध करते थे। लेखक की जीजी पुराने विचारों और धार्मिक आस्था वाली थी। वे सभी रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा पाठ, दान पुण्य को लेखक के हाथों से ही पूरा करवाती थी ताकि लेखक को अथाह पुण्य लाभ मिले। जब लेखक इंद्र सेना पर पानी फेंकने की घटना का विरोध करता था तो जीजी बड़े प्यार से लेखक को समझाती थी। वे कहती थी, यह पानी की बर्बादी नहीं बल्कि पानी का दान है, यह पानी की बुआई है। दान और त्याग के महत्व को समझाते हुए कहती थी कि बिना त्याग के दान नहीं होता। वास्तव में जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है और उसी चीज़ की किसी और को हमसे ज़्यादा आवश्यकता है तो हमें अपनी उस चीज़ को उसे दे देना चाहिए। यही त्याग है। किसान भी अधिक अनाज पाने के लिए 5-6 सेर अर्थात किलो
गेहूं खेतों में बोता है ताकि उसे 30-40 मन, एक मन जो होता है वो 40 किलो का होता है, 30-40 मन गेहूं मिले। अपनी बातों को पुष्ट करने के लिए वे महात्मा गांधी जी का भी उदाहरण देती है। इस पाठ का उद्देश्य है, इस पाठ में लेखक कहते हैं कि उनकी इस संस्मरण की घटना को 50 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी हमारे देश की स्थिति कोई खास ठीक नहीं है। हम हर क्षेत्र में सिर्फ मांग करते हैं, त्याग का कहीं नामो निशान तक नहीं है। हम हर क्षेत्र में बुराई खोज निकालते हैं, पर अपने अंदर के भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास तक नहीं करते। ज्यादा पढ़े लिखे शहरी लोग अपने लाभ के लिए किसी भी प्रकार का अनुचित कार्य को सहर्ष पूरा करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। अतः हमें ग्रामीणों की मानसिकता के आधार पर काम करते हुए समाज की अराजक स्थिति को दूर करना चाहिए। तो इस पाठ से हम लोग जान पा रहे हैं कि हम लोग केवल और केवल अपने अधिकारों के प्रति तो सचेत है, लेकिन अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही से नहीं करते। अगर हम फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो हम लोगों की फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है, हमें उसे भी बहुत अच्छे से डिस्चार्ज करना चाहिए। तभी जाकर हम सही मायने में किसी देश के सच्चे नागरिक कहलाएंगे। इस पाठ का आधार बिंदु, अगर हम लोग इस पाठ के आधार बिंदु को समझ लें तो हमें ये कहानी या ये संस्मरण समझने में बहुत ही आसानी होगी। कहानी की शुरुआत या इस संस्मरण की शुरुआत इंदर सेना का प्रदर्शन और कार्यकलाप, इंदर सेना और कोई नहीं बल्कि बच्चों और किशोरों की एक टोली है। और ये एक ऐसी प्रथा है जो मानी जाती है कि अगर इंदर सेना पर गांव के लोग पानी फेंकेंगे तो इंद्र देवता प्रसन्न होकर कई गुना पानी उस पर बरसाएंगे। इसीलिए ये इंदर सेना घर घर जाकर पानी की मांग करती है। कहानी की शुरुआत यहाँ होती है। इस पर लेखक का विरोध होता है। लेखक का मानना है कि इस मौसम में जहाँ पानी का नितांत अभाव है, अब सहेज कर रखे हुए पानी को इन पर फेंकना निरा मूर्खता है, पानी की बर्बादी है। लेकिन जीजी इसका समर्थन करती है और त्याग और दान के महत्व को समझाती है। वह यह भी कहती है कि जिस प्रकार एक किसान 5-6 सेर अर्थात 5-6 किलो गेहूं पहले खेतों में बोता है, उसके बाद उसे 30-40 मन गेहूं प्राप्त होता है, तो पहले आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, उसके बाद आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसी बात पर लेखक और जीजी में तर्क वितर्क होता है, लेकिन जीजी के तर्कों के सामने लेखक शिथिल पड़ने लगते हैं, धराशायी होने लगते हैं, क्योंकि जो जीजी के तर्क थे उसमें उनका पर्सनल बेनिफिट कुछ नहीं था, बल्कि वो तो अपने सहेज कर रखे हुए पानी को भी दान में दे रही है। मतलब वो चाहती तो पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपने काम के लिए उस पानी को बचा कर रख सकती थी, लेकिन लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए वो अपने रखे हुए पानी जो उसके लिए भी जरूरी है उसे दान कर देती है। जब इस बात का पता लेखक को चलता है और वो लेखक जीजी की दृष्टि से सोच कर देखता है तो उसे अपनी जीजी की बातें सही लगने लगती है और इस तरह लेखक की हार हो जाती है। इसके बाद लेखक अपना विचार प्रस्तुत करते हैं और वो कहते हैं कि इस मामले को लगभग 50 साल बीत गए। इन 50 सालों में मैंने अभी तक नहीं देखा कि मेरी जीजी की जैसी मानसिकता है, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, लेकिन उसकी जैसी मानसिकता थी, वैसी मानसिकता के लोग आज के पढ़े लिखे और अपने आप को समाज सेवी या राजनेता कहने वाले लोगों के मस्तिष्क में भी नहीं है। यहाँ पर सभी अपने अधिकारों के प्रति सचेत है, कोई भी अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत नहीं है, जबकि मेरी जीजी कर्तव्यों के प्रति सचेत थी, अधिकारों के प्रति तो उसने कभी सोचा ही नहीं। यहाँ पर हम लोग हर चीज़ में गलतियाँ निकालते हैं, अपने अंदर के भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि हम लोग भी भ्रष्टाचार के एक अंग बन चुके हैं। अगर हम लोग चाहें तो अपने अंदर के भ्रष्टाचार को अगर हम लोग दूर करें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही से करें, तो मेरा मानना है कि हमें अपने अधिकारों के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, हमें हमारे अधिकार खुद ब खुद मिल जाएंगे। काले मेघा पानी दे पाठ से प्रश्नावली। लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंदर सेना कहकर क्यों बुलाती है? गांव में एक बड़ा जन समूह ऐसा था जो धार्मिक रूप से प्रेरित था। वो धर्म पर, धार्मिक कर्म कांडों पर विश्वास करते थे। उनका मानना था कि अगर इंदर सेना पर पानी फेंका जाए
तो इंद्रदेव जो बारिश के देवता माने जाते हैं वो प्रसन्न हो जाएंगे और हमें बदले में बहुत पानी देंगे, इतनी पानी देंगे कि गुड़ और धान की फसल अच्छे से हो जाए। दूसरी तरफ पढ़े लिखे लोगों का समूह था और ये काफी छोटा था और उनका कहना था कि नहीं, ये गलत है, इससे बारिश बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि हमें अभी पानी का संरक्षण करना चाहिए। और ऐसे लोग ही इस इंद्र सेना को मेंढक मंडली के नाम से बुलाते थे। जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? जीजी धार्मिक कर्म कांडों पर विश्वास करने वाली एक सभ्य महिला थी। उनका मानना था कि दान से बड़ी भूमिका त्याग का होता है। जो व्यक्ति त्याग करता है उसे उसका बहुत अच्छा और पुण्य फल प्राप्त होता है। उनका कहना था कि पानी की आवश्यकता मुझे भी है, लेकिन मुझसे कहीं ज़्यादा आवश्यकता उन किसानों को है, उन मवेशियों को है जो पानी पर ही केवल निर्भर है। इसीलिए मैं अपने ज़रूरत के इस पानी को इंद्र सेना पर फेंक दूंगी और इसे पानी की बुआई समझूंगी। जिस प्रकार किसान खेतों में बीज बोता है और कई गुना फसल उसे मिलती है, ठीक उसी प्रकार मैं ये पानी इंद्र सेना पर फेंक दूंगी और ये पानी की बुआई या पानी का अर्घ्य चढ़ाना है और इसके बदले इंद्र देवता हमें कई गुना में पानी वर्षा के रूप में देंगे। पानी दे गुड़ धानी दे में मेघों से पानी के साथ साथ गुड़ धानी की मांग क्यों की जा रही है? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं संतुलन, बैलेंस सामने आ रहा है। कैसे? पानी दे गुड़ धानी दे। गुड़ धानी एक प्रकार का व्यंजन होता है जो गुड़ और धान से बने चावलों को मिलाकर बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये लोग पानी दे गुड़ धानी दे अर्थात इंद्र देवता से उतने ही पानी की मांग कर रहे हैं जितने में गुड़ की या गन्ने की फसल और धान की फसल अच्छे से हो जाए, ना कम ना ज्यादा। ज्यादा अगर बारिश हो जाएगी तो फसलें खराब हो जाएगी, कम बारिश होगी इसमें भी फसलों के खराब होने का खतरा है। इसीलिए पानी दे गुड़ धानी दे अर्थात बारिश तो दीजिए, लेकिन इतनी ही बारिश दीजिए कि गुड़ और धान की फसल अच्छे से निकल जाए। गगरी फूटी बैल पियासा। इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? देखिए, गगरी फूटी अर्थात जिस गगरी में पानी रखा जाता है वो बिना पानी के फूट चुकी है और बैल पियासा। बैल पियासा अर्थात बैल प्यासे हैं। अब अगर हम लोग कृषि कार्य के संदर्भ में बैल को देखें तो बैल कृषि कार्य में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। खेतों की जुताई से लेकर दवनी से लेकर किसी भी प्रकार के कृषि कार्य में बैलों की अहम भूमिका है। अगर बैल ही नहीं होंगे, बैल ही बिना पानी पिए प्यासे मर जाएंगे तो खेती का काम करेगा कौन? खेतों की जुताई करेगा कौन? इसीलिए यहाँ पर बैलों के प्यासा रहने की बात मुखरित हुई है या उभर कर सामने आई है। इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? भारत के संदर्भ में या विश्व के किसी भी सभ्यता के संदर्भ में हम लोग देखें तो कोई भी सभ्यता का विकास नदी के किनारे होता है और भारत में तो नदियों को माँ के समान माना जाता है। गंगा मैया अर्थात गंगा केवल एक नदी नहीं है, बल्कि गंगा के जल से हम लोग अपनी तृप्ति करते हैं। पूजा पाठ में गंगा के जल का प्रयोग किया जाता है। हम लोग गंगा स्नान करके ऐसा कहते हैं कि हम लोगों ने पुण्य कमा लिया। इसलिए नदियों का भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। पूजा पाठ नदी के किनारे की जाती है, शवदाह नदी के किनारे किया जाता है, कुछ भी ऑस्पिशियस कार्य करना हो तो नदी के किनारे किया जाता है। कई सारी पूजा पद्धति जो है वो नदी के किनारे होती है, जैसे छठ पूजा या तरह तरह के और जो पूजा पाठ है वो नदी के किनारे किए जाते हैं। इसलिए नदियों का भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में बड़ा महत्व है। ये पाठ के कुछ स्मरणीय बिंदु हैं। अगर इन स्मरणीय बिंदु को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो ये पाठ आपके दिमाग में बहुत ही अच्छे से हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएगा। आप इसका अध्ययन जरूर कर लीजिएगा।
उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके इस पाठ के प्रश्नोत्तर और इस पाठ का टेक्स्ट पा सकते हैं। धन्यवाद।